बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कुछ अरसा हुआ है, पिछले एक वीक से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी बातें मीडिया में हमारे जो दोस्त हैं वो मेरी ज़ात के बारे में, मेरे कारोबार के बारे में मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स में कर रहे हैं। मेरी गुजारिश तो उनसे ये थी कि अगर वो जिस वक्त कोई प्रोग्राम मेरे बारे में करें या मेरी ज़ात में या मेरे कारोबार के बारे में करें, अगर वो मेरा वर्जन भी साथ ले लेते, मुझे भी बुला लेते, मुझे भी बिठा लेते और मेरे बारे में जो बातें उन्होंने करनी थी अगर वो कर लेते तो ये ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन उन्होंने कर ली। कई दोस्तों ने तो प्रोग्राम मतवातर तकरीबन लगातार किए हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछले 11 साल से मैं अपोजिशन में हूँ और 2007 से लेके 2018 तक मैं अपोजिशन में खड़ा हूँ। 2011 से लेके 2018 तक मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब का सदर रहा हूँ और मैं इमरान खान के कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं पिछले 7 साल में जिसमें मेरी कोई पार्टिसिपेशन किसी सूरत भी कम हो। अपने तमाम रीजन में, लाहौर शहर में हुई उसका ज़्यादातर एक्टिविटीज़ का मैं इंचार्ज भी रहा हूँ। यहाँ तक कि जो धरना हुआ 126 दिन का, उसके अंदर भी मैं और मेरी टीम जो है उसका एक कलीदी किरदार था। अब 11 साल के बाद जब आज मैं मीडिया देखता हूँ ऐसे लगता है जैसे मैं पिछली हुकूमत का हिस्सा था और ये जितने मेगा स्कैंडल्स हुए हैं ये सारे मेरी वजह से ही हुए हैं। शायद ये जो 36 कंपनीज हैं या 56 कंपनीज हैं, साफ पानी है, जो हमारा ऑरेंज ट्रेन है, जो जंगला बस है, शायद ये सारी जो है ये मेरी वजह से ही हुई हैं, बनी हैं। और मुझे तो अब कई प्रोग्राम देख के लगता है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी मसला रह गया है, वो डैम ना बनने का है, वो पीने का साफ़ पानी ना होने का है, वो हुकूमतें जो सेहत में आज तक बुनियादी सेहत मुहैया नहीं कर सकी, शायद उसमें भी अलीम खान का कसूर है। और मैं अपने एंकर दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि आपको इस वक्त 11 साल की अपोजिशन के बाद ये सारे कीड़े मेरे में क्यों नज़र आने शुरू हो गए? अगर आपने मेरे ऊपर कोई सवालात करने थे तो आपको 2008 में करने चाहिए थे, 9 में करने चाहिए थे, 10 में करने चाहिए थे। और मेरी इंक्वायरीज भी सारी आज क्यों शुरू हो गई हैं? आज मुझे क्यों सारे लोग फ़ोन कर कर के ये कह रहे हैं कि जनाब सिर्फ इस वक्त एक ही टॉपिक है और वो है अलीम खान। तो मैं आप सबके अपने मीडिया की वसातत से कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आवाम के सामने लेके आना चाहता हूँ। एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसको कहा गया कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका NOC जो है वो अलीम खान ने जो है वो लिया नहीं और उस प्रोजेक्ट को बना दिया। ये लाहौर का प्रोजेक्ट है जिसका नाम पार्कव्यू विलाज है और ये मैंने 2010 में ख़रीदा था। और 2010 में जब ख़रीदा था तो ये सोसाइटी एक पूरी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी थी और एज अ सोसाइटी ख़रीदी थी। इसके पास हर तरह का NOC था। इसके पास LDA का भी NOC था, इसके अलावा वापडा का, सुई गैस का, PHA का, हर तरह का इसके पास NOC था। तो मैंने एक तैयार सोसाइटी ख़रीदी थी और वो NOC जो है वो उससे 4-5 साल पहले जो पिछले ओनर्स थे उन्होंने लिया हुआ था। सो मैं 4 साल के बाद मालिक बना, इसलिए मेरा उस NOC के लेने में कोई काम नहीं था। 2010 में जब मैंने ये ली तो ये पूरी की पूरी सोसाइटी ख़रीदी और जब ये मैंने लॉन्च कर दी, बेच दी, उसके बाद मैंने इसी से मुल्हका ज़मीनें लेनी शुरू की। जब मैंने LDA को उस ज़मीन के NOC के लिए अप्लाई किया तो वो ज़मीन जो मेरी पहले से NOC शुदा सोसाइटी के साथ थी, उसकी दीवार के साथ मिलती थी, उन्होंने पहले उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। मैंने फिर LDA को दरख्वास्त दी कि आपका जो डिक्लेयर्ड ग्रीन एरिया जो आपने किया है उसमें से भी अभी कुछ ज़मीन रह गई है मेरी, आप बराए मेहरबानी इसको NOC दे दें। तो उस ज़मीन को जो बाकी रह गई थी उसको उन्होंने खादर एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो जहाँ जहाँ मैं ज़मीन लेता गया
वहाँ पे ज़मीन का स्टेटस चेंज होता गया। मेरे एक दोस्त ने प्रोग्राम में कहा कि अलीम खान का भी वही स्टेटस है जो कि पैरागॉन का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पैरागॉन ने तो सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली है, उन्होंने तो सरकार की ज़मीन अपनी सोसाइटी के अंदर मिला ली है। मुझे बताएं मैंने कौन सा 1 इंच जो है सरकार का वो अपनी सोसाइटी में मिलाया? मैं तो जो ज़मीन प्राइवेट ख़रीदता हूँ उसके नीचे से LDA उसका स्टेटस तब्दील करके उसको कभी ग्रीन कर देती है, कभी ब्राउन कर देती है, कभी रेड कर देती है। मैं तो ज़मीन खरीदता जाता हूँ, नीचे से ज़मीन तब्दील कर उसका रंग तब्दील होता रहता है। इसमें मेरा क्या कसूर था? इसमें सिर्फ यह कसूर था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था। अदरवाइज वो ज़मीन जो मेरी दीवार के साथ लगती है, यानी कि ये ज़मीन जो है ये डिक्लेयर्ड है और ये NOC के साथ है, और ये जो ज़मीन है ये ग्रीन हो गई है, ये ब्राउन हो गई है, ये खादर एरिया हो गई। ये कैसे हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि उसका मालिक अलीम खान था। और मैंने LDA का 10 साल मुकाबला किया, मैंने CDA का 10 साल मुकाबला किया। 2014 में मैंने एक सोसाइटी बनाई जो बिल्कुल इसके साथ है, जिसका नाम पार्क व्यू सिटी है, और उसका मैंने 2 साल उसके कागजात पूरे करके NOC लिया। जैसे ही मैंने 2015 का इलेक्शन लड़ा, उसका NOC जो मिला हुआ था, जो 2 साल मेरे पास रहा, उसका NOC कैंसिल हो गया। 2 साल मैं कोर्ट में जाके उसका NOC बहाल कराया। और आपको पता है वो किस दिन बहाल हुआ? जिस दिन हुकूमत गई और निगरान हुकूमत आई, पहले दिन जो है वो CDA ने जो है वो लेटर निकाल दिया। 2 साल तक मैं कोर्टों में जाके ख्वार होता रहा उसी अपने NOC के बहाली के लिए। मैंने ये तमाम चीज़ें फेस की हैं इसलिए क्योंकि मैं इमरान खान के साथ था। मैं एक तब्दीली की जो जंग इमरान खान लड़ा था मैं उसके साथ था, और मैंने अपने मफाद नहीं देखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ कि मैं 5 साल जब इमरान खान के साथ था, हमारी हुकूमत थी KPK में, आप बताएं, पूरी कौम बताए, क्या अलीम खान की KPK में कोई ज़मीन, कोई एक मरला, कोई एक दुकान, कोई शॉपिंग मॉल, कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई एक भी आप निकाल सकते हैं? मैं पूरी कौम से सवाल करता हूं, अगर मैं मफाद परस्त होता तो क्या मैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट ना करता? क्या मैं वहां हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाता जहां हमारी अपनी हुकूमत थी? कोई एक मरला निकाल दे, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूं, कोई एक मरला निकाल दे मेरे खानदान के नाम पे, मेरे रिश्तेदारों के नाम पे, मेरे नाम पे, कोई एक मरला दिखा दें, या कोई और कारोबार दिखा दें कि मैंने वहां पे कोई और कारोबार किया हो। मैं 5 साल तक जो हमारी हुकूमत थी वहां पे अगर मैंने 1 रुपए का कारोबार नहीं किया तो फिर मैं मफाद परस्त तो नहीं हूँ। मफाद परस्त होता तो सबसे पहले वहां जाके इन्वेस्टमेंट करता। पंजाब में मुझे करने कोई नहीं दे रहा था, इस्लामाबाद में करने नहीं देता था, मेरे NOC मिले हुए कैंसिल करते थे, और जहाँ पे मेरी हुकूमत थी वहां पे मैं खुद नहीं गया, तो सफ़र किसने किया? और मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदार कौन होता है? ईमानदार वो होता है जिसको गले पे बिठाते हैं और गला भरा होता है, और उसके बाद वो ईमानदार होता है। अगर कोई गले पे ही ना बैठा हो या गला ही खाली हो तो वो कैसा ईमानदार है? ईमानदार तो वो होता है जिसके ऊपर आप भरोसा उसके ऊपर करते हैं, जिसको आप गला भरा हुआ देते हैं। मैं एक और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जनाब इसका नाम तो EOBI में स्कैंडल में है। EOBI की जो ज़मीन थी वो 18 लोगों ने बेची थी। मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे लोग आज भी बैठे प्लॉट बेच रहे हैं। वो जो प्लॉट खरीदने आता है वो उससे ये नहीं पूछते कि भाई अपने घर वालों से पूछ के आए हो कि नहीं, भाई अम्मी अब्बू की इजाज़त लिया कि नहीं, भाई बेगम से पूछा कि नहीं। अगर उनको इजाज़त थी तो वो महकमा मेरे पास आया था प्लॉट खरीदने, और उसको मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डील किया था, और उन्होंने ही उसको प्लॉट बेचे थे। मेरे पास बेशुमार महकमे हैं, बेशुमार बैंक हैं, बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें हैं जिन्होंने मेरी सोसाइटी में अपने प्लॉट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदे हुए हैं। इसमें क्या बुराई है? मैंने क्या कसूर किया इसमें? और उस दिन जिस दिन ये मामला टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस इफ्तिखार साहब ने अज खुद नोटिस लिया, उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो कुछ और थे। वो जो प्रॉपर्टीज आई उसमें 18 में से 1 प्रॉपर्टी मेरी थी, बाकी तो 18 किसी और ने बेची थी। DHA ने उनको 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बेचा हुआ था। और मैं आज भी कहता हूँ और हल्फन कहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट जो थे वो जिसने बेचे थे वो उस दिन भी ठीक थे, और आज उन सब की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हुई हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन हमने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी और मैंने कहा हमने प्लॉट बेचे हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी है हम कसूरवार हैं, अगर उसकी रजिस्ट्री में कोई कमी है हम कसूरवार हैं, अगर उनके अंदर कोई आपको लगता है
कोई कमी थी पैसों में, हम कसूरवार हैं। लेकिन अगर ये लोग जो EOBI वाले हैं ये अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दें। जिस दिन से इन्होंने पैसे हमें दिए हैं उस दिन से लेके आज तक जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगी कि इनको कितना इंटरेस्ट देना है, इनको कितना जुर्माना देना है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बताएं हमने क्या करना था। हम अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं, उनको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर्टी ही रखना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब बताएं और क्या करें, बताएं मुझे और क्या हम करें। लेकिन ये सारी बातों के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो है वो हमारे दोस्त जो है वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मुझे बेईमान हो गया, मैं ईमानदार हो गया हूं, मैं झूठा हो गया हूं, मैं सच्चा हो गया हूं। फैसला तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये सारे फैसले अगर आपने अपने वहां पे अपना स्टूडियोज में बैठ के हमारे एंकर्स नहीं करने हैं तो भाई फिर ऐसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद करते हैं, हम अपने सारे फैसले लेके एंकर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो खुद ही आपस में डिस्कस करके बता दिया करे हमें कि कौन सा फैसला हमारे लिए, हमने कौन सा फैसला लेना है। क्या अजीब है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर एक मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, हमें रोज बैठ के कोई गालियां दे रहा है, कोई गालियां दे रहा है, हमारा कसूर क्या है? 5 साल से केस सुप्रीम कोर्ट में, हमारा क्या कसूर है? आप अगर 1 महीने में फैसला कर दें, 3 दिन में फैसला कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम मनोन उसको कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कि ये कसूरवार है तो हम अंदर चले जाएंगे। लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें किस बात की गालियां दे रहे हैं? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बाहर की कंपनियों के बारे में बहुत बातें हुई, कहा जनाब कि इन्होंने अपने एसेट्स बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एसेट्स बनाए हैं, मैंने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, मैंने एसेट्स बनाने की जो ट्रेल है वो एक ट्रेल बताई है। 2016 में जब ये पनामा का मसला हुआ था तो मई 2016 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने अपने 4 फ्लैट्स बताए थे, एक डॉक्यूमेंट दिया था, और मैं आपको शायद वो 16 मई 2016 की बात है। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था। मैंने कहा था ये मेरे 4 फ्लैट हैं, इन 4 फ्लैटों की मालियत दी थी, वो उनके अगेंस्ट कितने बैंक का लोन है वो भी दिया था, बैंक के डॉक्यूमेंट भी दिए थे, कितने पैसे मैंने उसके अगेंस्ट जमा कराए, जो मेरी तरफ से डिपॉजिट था वो भी दिया था, वो बैंकों के कागजात हैं वो भी दिए थे, जो रजिस्ट्री करवाई है वो भी कागज दिए थे, ओरिजिनल कागज दिए थे। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे 2016 से, आज फिर वही टॉपिक शुरू हो गया। और उसकी जो मनी ट्रेल है, वो कौन से अकाउंट से पैसे गए, कौन से अकाउंट में गए, वो भी सारी मैंने नैब को दे दी है। मेरा कौन सा अकाउंट था जिससे वो पैसे गए और कितने पैसे थे, उसमें से पैसे किस तरह बैंक को गए, हर चीज़ दे चुका हूँ। अब मैंने और कौन सी चीज़ देनी है भाई? और इसमें से कौन सी ऐसी चीज़? ये बताइएगा, ये मैसेज आपका सिर्फ एंकर्स के लिए है या अपने पार्टी के उन लोगों के लिए भी है जो आप पर तनकीद कर रहे हैं? जी, मैं इसका जवाब भी दूंगा। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जितनी ट्रेल थी वो सारी की सारी हम दे चुके हैं। जितने मेरी कंपनीज थी वो सब की सब डिक्लेयर्ड हैं। मैंने ये इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर की हुई हैं, मैंने ये FBR को डिक्लेयर की हैं, तमाम महकमे जो पाकिस्तान की है सबको की हुई हैं। आज तक किसी एक बंदे ने मुझे आके ये नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी निकली है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी निकल आई है जो डिक्लेयर्ड नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान समेत कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी बता दें, एक कंपनी बता दें, एक कारोबार बता दें जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और ये मैं चैलेंज करता हूं सबको, एक मरले की कोई चीज दिखा दें जो मेरे एसेट्स के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। और अगर सब चीजें डिक्लेयर्ड है तो मैं पूछना चाहता हूं 11 सालों से मेरे पास कौन सा ओहदा था जिसपे मैं करप्शन कर सकता था? किस चीज के करप्शन कर सकता था? मेरे पास 11 साल पहले भी मैं मिनिस्टर था IT का, पंजाब का पहला वजीर था IT का, वो तो महकमा ही मेरे सामने बना था, उसका 4 करोड़ बजट था सारा। वो 4 करोड़ के अंदर मैं कितने को करप्शन कर सकता था? एक मिनट, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो रोज बैठ के मेरे ऊपर पूरा प्रोग्राम करते हैं। मैं उनसे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके कोई सवालात थे, तो आप मुझे बिठाते अपने सामने, आप बिठा के मेरे से पूछते कि भाई हमारे आपके बारे में ये सवाल। आप रोज अलीम खान के बारे में अपना एक प्रोग्राम करते हैं और आप उसको पूछते भी नहीं।
आप उससे सवालों के जवाब भी नहीं लेते। मैंने कल भी फ़ोन किया एक दोस्त को, उनका आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं आपसे, आपके तवज्जुद से, मीडिया के तवज्जुद से सारे पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि मैं नैब में 3 दफ़ा गया हूँ। उन्होंने मुझसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा मैं गया हूँ। नैब मुझे 6 दफ़ा और बुलाएगी, मैं जाऊँगा। लेकिन ये नैब की क्या मेरे खिलाफ कोई केस है? ये इंक्वायरी है। हमारे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा कि जनाब जब इसने अपने गोशवारे भरे, जब आपने इलेक्शन के लिए जो पेपर भरते हैं उसके अंदर आपने ये बात नहीं कही कि जनाब आपके खिलाफ तो इंक्वायरी हो रही। उसमें उन्होंने केसेस का जिक्र किया था। मेरे खिलाफ वो केस है दहशतगर्दी का जो खान साहब के खिलाफ भी है। मेरे खिलाफ वो 7 केसेस थे जो यहाँ पे हमारे डी चौक के ऊपर बने थे, और वो मैंने सारे के सारे उसमें लिखे हैं। अब इसके अलावा मेरा और कोई केस नहीं है। क्या मैं इंक्वायरी को खुद से कह दूं कि ये केस बन गया? तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी, और मेरे भाई ने अभी एक सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि हमारे पीटीआई के दोस्त हों या किसी और तरह के हों, जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगले बंदे का भी मौक़िफ़ लें, और जब आप अगले बंदे का मौक़िफ़ ले लेते हैं तो फिर लोगों के ऊपर छोड़ दें, लोग फैसला करें कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। बस ये मेरी बात है। कोई सवाल है जी बताएं। अच्छा अलीम खान साहब, आपने कहा कि 2 साल आप कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहे। निगरान हुकूमत ने आते ही आपको फौरी तौर पे एनओसी इशू कर दिया। इसकी क्या वजूहत थी कि गुज़श्ता हुकूमत जो थी उसने आपको क्यों नहीं एनओसी दिया? जी वो तो आपको पता ही है क्यों नहीं एनओसी दिया। अब मैं उनका फेवरेट था, और मियाँ साहबान का, दोनों मियाँ साहबान जो हैं वो रात को भी ख्वाब में अलीम खान का चेहरा देखते थे, तो उन्होंने मुझे जो एनओसी नहीं दिया वो आपको सबको पता है क्यों नहीं दिया। अलीम खान साहब, ये जो आपका नाम वज़ीर-ए-आला के लिए आ रहा है, आप समझते हैं उसकी बुनियादी वजह है कि आपके खिलाफ टीवी पे भी सिलसिला शुरू हो गया है, और जो आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं वो भी आपके खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। बुनियादी वजह आप यही समझते हैं? जी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अगर मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर तहकीकात हो रही हैं तो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हो रही, ये किसी करप्शन के बारे में नहीं हो रही, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में हो रही है। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। अच्छा आप ये बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि किसी ऐसे शख्स को ओहदा नहीं देंगे कि जिस पर कोई करप्शन का केस हो या कोई इल्ज़ाम हो, तो आप समझते हैं कि आपको अगर कोई ओहदा दिया गया तो खान साहब का जो ओपिनियन है वो कमज़ोर होगा और लोगों का रिएक्शन आएगा इस पर? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हमने अपने आप को एहतसाब के लिए सबसे पहले पेश किया, और मैं जब पिछली दफ़ा भी नैब गया था तो मैंने कहा था कि हम जो है अगर सिर्फ दूसरों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं तो हम खुद भी सबसे पहले एहतसाब के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एहतसाब को सिर्फ एहतसाब के तौर पे किया जाए, उसको ख़ास तौर पे टारगेट करके ना किया जाए। ये ना हो कि सिर्फ वो एहतसाब जो है वो किसी ख़ास पर्टिकुलर शख्स के लिए हो, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, सियासी माहौल है, उसमें अगर ख़ास तौर पे आप किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करते हैं, एक आदमी के बारे में करते हैं। जब पनामा का बात आया तो मैंने बताया था पनामा की कंपनी में मेरा नाम नहीं है। अगर पनामा में मेरा नाम नहीं है तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन लोगों की जो 450 थे इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके अगेंस्ट मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद मेरा नाम क्यों निकाला गया, क्यों पिन पॉइंट किया गया, किस वजह से जो है वो मेरे खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू हुई, इसका जवाब मेरे पास नहीं। ये बताइएगा कि आपका ये कहना है कि प्रोग्राम एंकर्स जो है वो आपके खिलाफ मनफी बातें कर रहे हैं, नैब इंक्वायरी कर रही है, कोई वजह है तभी तो इंक्वायरी कर रही है नैब? और इसके साथ ही एक और ज़िमनी सवाल भी ले लें कि नैब जब इंक्वायरी करती है और जिस तरह पीटीआई कहती है कि हमें एहतसाब पे यकीन है, तो इंक्वायरी में अगर आप बेगुनाह हुए तो नैब इंक्वायरी बंद कर देती है। प्रॉपर तरीक़ाकार है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब होगा जब आपकी कोई चीज़ निकलेगी। जी बिल्कुल, इंक्वायरी एंकर्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे, नैब सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आपकी एक्सप्लेनेशन से आपने जो दी है, आखिर क्या वजह आप समझते हैं? एंकर सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि एंकर्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बता रहे, वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी मालियत है 4 फ्लैटों की, ये एक दोस्त ने, हमारे एंकर ने कहा कि ये 30 लाख पाउंड की मुझे बेच दी जाए। तो मैं सारी कौम के सामने कहता हूँ वो भाई अपनी ज़बान पे कायम रहे, मैं 30 की बजाय उनको 15 में देने को तैयार हूँ। अगर आप वो ना दें तो फिर बताइए उनका क्या हिसाब होगा, उनका कौन पूछेगा? आप पूछेंगे उनसे ये बात आगे?
नहीं, नैब में सिर्फ हम जाते हैं भाई, वो वाले नहीं जाते। नैब के हवाले से जरा कीजिएगा कि इंक्वायरी को वो बंद भी कर देते हैं। मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि 11 साल के बाद, क्या 11 साल में मेरे पास कोई ओहदा था? क्या मेरे पास कोई ऐसा ओहदा था जिसमें मैं करप्शन कर सकूं? मेरे पास तो 2007 15 नवंबर को मैं जो मेरा जो वो ओहदा था बतौर सूबाई वजीर, वो ख़त्म हो गया था। तो 2007 से लेके 2018 तक तो मैं तो भाई कंटेनरों के ऊपर था, मैं तो जलसों में था, जुलूसों में था। ये बताएं कि ये जो ख़ास तौर पे आज ये बातें हो रही हैं, आज ये प्रोग्राम हो रहे हैं, आज ये लेटर निकल रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसकी क्या वजह है? मैं सिर्फ ये, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आज क्यों, 11 साल बाद क्यों? बहुत शुक्रिया जी।